नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मल्टी मीडिया पे जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश ये होगी कि अगले 12 से 15 मिनट के दौरान मैं ये अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दूं। इसका उन्वान है जी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान इकॉनमी, हमारे मेजर प्रॉब्लम क्या हैं, और कंक्लूड मैं इस तरह करूँगा जिस तरह अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब ने कहा कि क्या इस्लामी निज़ाम और इस्लामी मईशत में उसके क्या प्रॉबेबल सलूशंस हैं, क्या उसका हल उसके थ्रू निकल सकता है या सिर्फ एक ये नारे की हद तक है या एक सिर्फ तख़यली ख्याल है। तो मुझे पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्क्राइब करते हुए आज की सूरत हाल में सिर्फ दो अल्फाज में कहूँगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान का है, जिसके नतीजे में हम एक रेंटेड इकॉनमी को चला रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये 1947 से एक तसलसल चल रहा है, जिसके नतीजे अब हम भुगतना शुरू हो गए हैं। हमारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो अखराजात हैं उससे कम हमारी आमदनी या हमारा रेवेन्यू है। उसी से हमारा दूसरा मसला निकलता है कि उसको हम कर्ज लेके, बैरूनी और अंदरूनी कर्ज लेके हर साल पूरा करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, और ये कर्ज एक अनप्रोडक्टिव कर्ज है। एज अ रिजल्ट एक ग्रॉस नेशनल सेविंग रेट एक चीज़ कहलाई जाती है, जो कि हम दुनिया में इस वक्त अफ्रीकी ममालिक से भी कम है। इसका मतलब ये है कि हमारी सेविंग्स कम है, हमारे पास विद इन पाकिस्तान प्रोडक्टिव कैपेसिटी टू इन्वेस्ट नहीं है। फिर हमारे कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जिसमें हमारे कौमियाए गए अदारे हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर की इनएफिशिएंसीज़ हैं। और फिर हम आजकल बहुत सुनते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन वहीं पे खड़ी हुई हैं पिछले 10 साल से, वेयरएज हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। और एंड में हमारे जो इश्यूज़ दो रह जाते हैं, इन हालात में हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्टिव सेक्टर जो है, जो हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर है, उसके लिए कभी कुछ नहीं मौजूद रहा, ना आज है। और एक ख़तरा जिस पे मैं बाद में बात करूंगा, विच इज़ क्लाइमेट चेंज विद ग्लोबल वार्मिंग, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। साथ साथ तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र ज़रूरी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नौजवान तरीन कौमों में से एक है, जो कि एक प्रोडक्टिव एसेट भी है और यूथ बल्ज भी हम उसे कहते हैं। इसी तरीके से 220 मिलियन की हम दुनिया की 5वीं या 6ठी बड़ी कंज्यूमर मार्केट हैं। और आखिरी चीज़ कि इन हालात में अगर 30 अरब डॉलर गैर मुल्की पाकिस्तानी अगर ना भेजें तो फिस्कल फेलियर तो हो ही चुका है, वो बहुत बुरे हालात हमारे और हो सकते हैं। अब एक एक चीज़ को मैं ब्रीफली पकड़ता हूँ जी। इस वक्त हमारा जो टैक्स टू जीडीपी है वो 9.4% है, इसको 15 से 16% होना पड़ेगा। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो हम अपने जो करीबी ममालिक हैं उसमें भी बहुत कम है। हिंदुस्तान 12%, 18% पे चाइना है, तुर्की तकरीबन 24% पे है। तो जब तक हमारा टैक्स फिक्स नहीं होगा, रेवेन्यू फिक्स नहीं हो सकता। इसी के नतीजे में हमारा ग्रॉस नेशनल सेविंग रेट जो है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, ये सिर्फ अफ्रीकी ममालिक में ऐसा है। हम 7.9% पे हैं, जबकि बांग्लादेश 24 पे है, हिंदुस्तान जो है तकरीबन 29% पे है, सो एंड सो फोर्थ। आखिरी चीज़, इसी के नतीजे में अगर आप देखेंगे अगली स्लाइड, कि कंसिस्टेंटली जो हमारी फीकस आमदनी है पर कैपिटा इनकम, वो पिछले 2007 से अब तक सिर्फ 17% बढ़ी है। वेरएज अगर आप बांग्लादेश को देखें तो 72% है, हिंदुस्तान की 60% है, और इथोपिया जैसे एक अफ्रीकी मुल्क की 93% है। कमिंग स्ट्रेट टू बजट, जिस तरह मीर साहब ने कहा, ऑन कंसिस्टेंट बेसिस वी आर हैविंग अ बजट डेफिसिट ऑफ अबाउट 3.6 ट्रिलियन रुपीज़ एवरी ईयर। वजह सिर्फ ये है, जहां मैंने आपको कहा कि हमारे अखराजात कंट्रोल से बाहर जाते जा रहे हैं और आमदन उस तनासब से बढ़ नहीं रही। अगली स्लाइड। आमदन में सबसे बड़ा हमारा जो मसला है वो हमारा FBR का इदारा इन इट सेल्फ है और हमारा टैक्सेशन सिस्टम है।
63% टैक्स इस बजट में भी तकरीबन इनडायरेक्ट है जो आम आदमी देता है, और सिर्फ 36% डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स देने वाले लोग सिर्फ 25 लाख हैं आज भी 22 करोड़ की आबादी में। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखेंगे तो हमारे 3 या 4 जो बड़े अखराजात हैं उसी में हमारा फेडरल बजट उड़ जाता है पहले दिन। हमारा तकरीबन डेट सर्विसिंग 42%, और अगर प्रिंसिपल भी मिला दें तो 47% बन जाता है। डिफेंस 19%, और ग्रांट्स एंड ट्रांसफर जिसमें एक मेजर पोर्शन जो है हमारा चला जाता है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को या सर्कुलर डेट में, वो 15% है। तो इफेक्टिवली ये बजट डे 1 पे ही इस काबिल नहीं है कि उसको सस्टेनेबल बजट कहा जाए। आगे चलें। मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन दिया है बांग्लादेश सकूते ढाका की याद दिलाने के लिए। आगे चलें कि एट अ ग्लांस दिस इज वेयर वी आर एज कंपेयर टू बांग्लादेश। तकरीबन 42%, 47% डेट सर्विसिंग और 19% हमारा डिफेंस है, उनका सिर्फ 18% यहाँ जाता है, और उनके पास ऑपरेटिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए 82% है, हमारे पास 34% है। एक हल इसका ये है कि हमें NFC ख़त्म कर दें। 18वीं तरमीम में 56% से 57% सूबों के पास चला जाता है। सूबे आगे अगर हमारी इनकॉम्पिटेंट फेडरल गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और कभी भी NFC या 18वीं तरमीम ने डेवोल्यूशन के बगैर कंप्लीट नहीं होना था। बल्दियाती निज़ाम के बगैर ये सिस्टम इनकम्प्लीट है। आगे चलें। SOEs पे मैं आता हूँ जी। SOEs जो हमारे 18 इदारे हैं वो तकरीबन 500 अरब रुपए से ज़्यादा सालाना नुकसान करते हैं। उसको या हमें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा या उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स ला के बिठाने पड़ेंगे। वहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि 500 अरब रुपए के अगेंस्ट जो एक पॉलिटिकल फैसला लेने में हमें मजबूरी होती है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं। 2,82,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जिनके एनुअल सैलरी तकरीबन 87 अरब रुपए है। तो ये 87 अरब रुपए वर्सेस 600 बिलियन रुपीज़ ऑफ लॉस। आगे चलें। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बता रहा था मैं आपको। कंसिस्टेंटली 2014 से 24-25 बिलियन ऑन एवरेज हमारी एक्सपोर्ट है, और हमारा इंपोर्ट जो है वो 41 बिलियन से 72 अरब पे चला गया, और ये ट्रेड डेफिसिट 17 अरब से 43 अरब तक पहुंच गया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अगर हम कंपेयर करें अपने आप को हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट 670 अरब जबकि बांग्लादेश की एक्सपेक्टेड है 48 अरब। ब्रीफ स्नैपशॉट मैंने आपको इकोनॉमी का दिया है जी। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या इन मसाइल, तमाम मसाइल का हल इस्लामी मईशत और इस्लामी इकोनॉमिक ट्रांजिशन में मौजूद है या चंद का है या है ही नहीं। तो अगली तो हम ये देखते हैं कि ये एक इनिशियल रिसर्च है, इनिशियल थॉट प्रोसेस है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी इस पे गौर करें, और इस पे वी एक्चुअली थिंक एंड वी आर श्योर कि इस पे अगर रिसर्च की जाए तो ये सोल्यूशन बड़े प्रोबेबल हैं। हमारे ख्याल में इस्लामिक बैंकिंग का फुटप्रिंट बढ़ना चाहिए। हमारे ख्याल में ज़कात और उशर के निज़ाम के निफाज से हमारा जो रेवेन्यू का प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक फिक्स हो सकता है। इस्लामी बैंकारी के फुटप्रिंट के बढ़ने से और इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट के आने से हमारा ख्याल है कि हमारा ग्रॉस नेशनल सेविंग रेट और FDI में इजाफा हो सकता है। सकूक एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैन एक्चुअली ब्रिंग इन, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लोन्स, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकती है और FDI भी आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप देखेंगे इस वक्त हमारी 97% इस्लामी पॉपुलेशन है, हालांकि इस्लामिक बैंकिंग का शेयर डिपॉजिट्स में सिर्फ 19% है, जो कि बहुत कम है। हमारी तजवीज़ ये है कि अगले 5 साल में बैंकों को कम से कम 55 से 60% इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामी बैंकारी की तरफ एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द रूलिंग ऑफ वफाकी शरई अदालत एंड स्टेट बैंक फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाहिए, और वो हो सकता है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखेंगे कि हमारी तकरीबन 21 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं बैंक्स में। 21 ट्रिलियन में से सिंध
प्रीडोमिनेटली कराची, पंजाब और इस्लामाबाद, तकरीबन 88% बैंक्स का डिपॉजिट सिर्फ इन जगहों से आ रहा है। आपके रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान डज नॉट बिलीव इन द करंट बैंकिंग सिस्टम। केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, AJK और फाटा, ये तमाम जो हैं ये सिर्फ 10 से 11% कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा ये ख्याल है कि अगर इस्लामिक बैंकिंग का फुटप्रिंट बढ़ेगा तो एक मेजॉरिटी कन्वर्जन होगी इन सूबों से। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे, इस वक्त तकरीबन इन ऑल 30 ट्रिलियन की बोरोइंग करती है, डोमेस्टिक डेट हुकूमत लेती है, उसमें से सिर्फ 2 ट्रिलियन के करीब सकूक हैं, बाकी सब या PIBs हैं या T बिल्स हैं जो अनप्रोडक्टिव फिक्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारा ये ख्याल है कि अगले 3 से 5 साल में अगर इस्लामिक बैंकों का फुटप्रिंट 55 से 60% होता है तो एक मेजॉरिटी डिपॉजिट कन्वर्ट होगा और हमारी सकूक मार्केट बढ़ेगी। और सकूक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्लोबली यूरोप में भी यूज़ हो रहा है, अमेरिका में भी यूज़ हो रहा है, मिडल ईस्ट में भी यूज़ हो रहा है, एंड इट कुड बी यूज्ड एनीवेयर। आप हेल्थ सकूक बना सकते हैं, आप एजुकेशन सकूक बना सकते हैं, मोटरवे सकूक हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप गवादर पोर्ट सकूक बना सकते हैं, आप हर सेक्टर में। और उससे ये होगा कि एक इंडिविजुअल से लेके पाकिस्तानी इदारे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ सकती है, और हमारे एग्जिस्टिंग जो कमिटमेंट्स हैं डोनर एजेंसी से और फ्रेंडली कंट्रीज से वो भी इससे चेंज हो सकती हैं, एंड इट कुड ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से अगर आप हमारा डेट देखेंगे इस वक्त 51 ट्रिलियन का है, जिसमें से 27 ट्रिलियन डोमेस्टिक है। हमारा ये ख्याल है कि मेजॉरिटी जो डोमेस्टिक आपका लोन है वो रिप्लेस हो सकता है थ्रू इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स विच विल बी प्रोडक्टिव इन नेचर। आगे हम आते हैं, टैक्स टू GDP किस तरह बढ़ाई जाए। उसके लिए 2 हमारे पास तजावीज़ हैं। एक ज़कात की इनिशियल कैलकुलेशन है, जिस तरह मैंने कहा था, दिस इज़ जस्ट द इनिशियल थाट कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इस वक्त तकरीबन $1798 है। अगर उसको हम रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3,60,000 बनती है। ऑन एवरेज एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 7.5 करोड़ के करीब, 8 करोड़ के करीब पाकिस्तानी ज़कात देते हैं। उसकी एस्टिमेट हमने यहाँ से लगाया है कि जो आपकी इनकम है उसका टॉप 10% होल्ड अबाउट 58% ऑफ द इनकम इन पाकिस्तान। जो मिडिल क्लास है आपकी वो 30%, और जो 50% लोग हैं वो सिर्फ 11% जो शरह गुर्बत से नीचे, लकीर से नीचे हैं। तो अगर आपके सिर्फ टॉप 10% को देखा जाए तो आपकी पर कैपिटा इनकम उसकी $1798 या $1800 से बहुत बड़ी है। और टॉप 50% आपकी जो पॉपुलेशन है, अगर हम उस पर एवरेज रेट भी करें तो वो भी इससे ज़्यादा बनेगा। बट अगर हम इसी को ही बेस बनाएं तो आप तकरीबन सालाना 2 ट्रिलियन रुपए का एडिशनल रेवेन्यू ला सकते हैं। और ये इस तरीके से भी किया जा सकता है कि वो लोग, पाकिस्तान की जितनी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उतनी ही अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, तो बजाय इसके कि आप जो हर साल एमनेस्टी स्कीम्स देते हैं, हम ये कहें कि जो 2.5% ज़कात देगा उसके लिए 5 साल तक कोई टैक्स नहीं है। तो ये 2 से 3 ट्रिलियन मेरा ज़ाती ख्याल है, इस पर अगर हम रिसर्च करें तो इस कुड बी अ मच बिगर फिगर। तो ये 60% आपका जो डेफिसिट है 4 ट्रिलियन का, वो यहाँ से निकल सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओनली, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर कोशर के लिहाज से टच करूँ, इंडस्ट्रियल एरियाज और बाकी सेक्टर्स को टच नहीं कर रहा। ऑन एवरेज वी हैव अ प्रोडक्शन ऑफ अबाउट $61 बिलियन पर एनम। उशर का अगर हम 10% स्ट्रेट रेट लगाएं, हालांकि ये बढ़ता है मुख्तलिफ जगहों पे और हम लाइफ स्टॉक पे नहीं जा रहे, हम और जगहों पे नहीं जा रहे, तो स्ट्रेट उशर इससे भी तकरीबन 1 ट्रिलियन प्लस का हर साल हमें मिल सकता है। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि अगर आप देखेंगे तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान में है इस वक्त, 5% लोग जो हैं वो 64% लैंड होल्ड करते हैं। सो ये 5% लोगों का नाम निकालना और उनके लैंड होल्डिंग्स निकालना और प्रोड्यूस निकालना इतना मुश्किल नहीं है। 63% ऑफ द पॉपुलेशन पाकिस्तान में डू नॉट हैव अ सिंगल फुट ऑफ लैंड। आगे चलो, ये थोड़ा सा मैंने आपको रैंकिंग बताया है। जब हम यहाँ उशर लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू एडिशन होगी
یہ ہماری گلوبل رینکنگ ہے. ہر میجر کراپ میں, لائف سٹاک میں, ڈیری میں ہم دنیا میں چوتھے, پانچویں, آٹھویں, 10ویں نمبر پہ ہیں with zero value addition. Just an example, Holland, a small country with just milk and flowers, their annual export is about $135 billion. ہمارے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں, وی آر نیوکلیئر پاور, بٹ ہم آج تک ملکنگ مشین کاؤز کی ہمارے پاس ہے, بفلوز کی نہیں ہے, کیونکہ وہ امپورٹ نہیں ہو سکتی. سو دیر کوڈ بی اے لاٹ آف ویلیو ایڈیشن ڈسپائٹ کہ ہماری پاپولیشنز بڑی ہیں, دیر از نو ویلیو ایڈیشن. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمارا یہ خیال ہے کہ جب یہ سسٹمز آئیں گے اور ہم اسلامک فائنانس, سکوک بھی آئے گا, اسلامک بینکس جب اسلامک فائنانس ایگریکلچر سیکٹر میں کریں گے تو بہت حد تک وہ آڑتی اور مڈل مین اور یہ جو شوگر مافیا, ویٹ مافیا, ان سب کو ریپلیس کرے گا. So these were the just preambles just to set the tone for the rest of the discussions, and I thank you very much. Amir sahab, bahut shukriya.